सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में भाग्य भाव का प्रभाव किसे नहीं मालूम। भाग्य इंसान के पीछे पीछे पिछले कई जन्मों से चलता चला आ रहा है, लेकिन उसे हम नहीं जान पाते। और उसी भाग्य भाव को हमारे ऋषियों ने अपनी विद्या की विधा से सामने प्रत्यक्ष करवा दिया, जिसे कहते हैं ज्योतिष। ज्योतिष वेदों के नेत्र के माध्यम से भाग्य का वह फलादेश हम जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए श्रद्धा, सुचिता और पूर्ण रूपेण एकाग्रता से अध्ययन आवश्यक है। भाग्य भाव के इस फलादेश के साथ चर्चा करेंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फलादेश। सावधानी पूर्वक ध्यान से अगर समझेंगे तो श्रद्धावान के लिए ही यह वीडियो ज्यादा फल देने वाला होगा, और जिसको खाली खिलवाड़ समझ आता है वो इस वीडियो से कुछ फायदा नहीं ले पाएंगे। चलिए, हमारे दर्शक पूर्ण रूपेण श्रद्धालु भी हैं और हर वीडियो को ध्यान से देखते हैं। भाग्य भाव के बारे में इतना कह दूं कि भाग्य वह दर्पण है जिसमें आप अपने स्वच्छ भविष्य को देख सकते हैं, और इस भविष्य के दर्शन के लिए जो भाग्य भाव का स्वामी है उसे हम 12 घरों में लेकर चलेंगे और देखेंगे। भाग्य भाव, जिसे किस्मत कहते हैं, लक कहते हैं, अगर लग्न के अंतर्गत हो तो यहां देखना यह है कि लग्न क्या है और नवम भाव क्या है। लग्न और नवम भाव ये दोनों ही मूल त्रिकोण हैं। जब एक मूल त्रिकोण का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, लग्न त्रिकोण के साथ मिल जाए, लग्न त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, तो क्यों नहीं भाग्य भाव जागृत होगा। अर्थात निश्चित ही यह व्यक्ति उदार प्रकृति का, धर्म निष्ठ आचरण में शुद्ध पवित्र भाव वाला होगा, बशर्ते भाग्य भाव के स्वामी को बलवान और विशुद्ध होना चाहिए। अर्थात भाग्य भाव के स्वामी पर कोई पापक ग्रह दृष्ट ना करे और ना युति करे, तब तो फिर सोने पे सुहागा है। तो भाग्येश अगर लग्न के अंतर्गत हो जाए तो जातक को विशिष्ट योग्य बनाता है, हाई लेवल का एजुकेटेड बनाता है। यह व्यक्ति अपने वृद्धों के साथ, बड़ों के साथ किस तरह से मर्यादा में रहकर वार्ता करते हैं, इसको बहुत आता है। व्यवहार कुशल कहा जा सकता है, स्मरण शक्ति प्रबल कहा जा सकता है, सुंदर आचरण में भी होगा, सुंदर चेहरे से भी होगा, चौड़ा माथा और देवी देवताओं में खूब आस्था, वृद्ध सज्जनों से खूब लगाव वाला व्यक्ति होगा। भाग्य भाव का स्वामी लग्न में होने पर जातक को एक शिष्यत्व, गुरुत्व प्रदान करता है, और जमीन जायदाद संपत्ति भले ना हो, लेकिन ये पैदा होने के बाद सब कुछ पैदा कर लेता है। इसलिए भाग्य भाव का स्वामी लग्न के अंतर्गत होने का मतलब है शुद्ध होने पर जातक मिष्ठान्न भोजी, अर्थात खाने पीने की जिंदगी में उसे कमी नहीं रहेगी, और मजबूत जिगर वाला, धैर्यशील, अनावश्यक खर्चों से ये व्यक्ति बचता है, क्योंकि परिमित जीवन जीने में ये ज्यादा विश्वास रखता है। यानी धैर्यशाली, साधुवादी होने के कारण अनावश्यक व्यय, अनावश्यक बोल, ये दोनों पर कंट्रोल करता है।
और भाग्य भाव अगर शुद्ध शासकीय स्तर का है, भाग्येश यदि बृहस्पति है, तो ये व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में उत्तम कर्मचारी भी होता है। अगर भाग्य भाव के स्वामी लग्न में बैठे हो और कहीं पंचमेश की भी युति या दृष्टि पड़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। तो भाग्येश लग्न में होगा तो निश्चित ही व्यक्ति सभी लोगों का प्रिय होगा, नायक होगा, नेता होगा और शिक्षा देने में यह व्यक्ति सदैव आगे रहेगा। आई थिंक भाग्येश लग्न में होना एक पूर्णता है। अब लग्नेश यदि भाग्य भाव का मित्र है तो कहना ही क्या। दूसरे भाव, धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी के भाव में अगर भाग्य का स्वामी बैठा होगा तो यह व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ, परिवार को धन संपत्ति तो देगा ही, मार्गदर्शन भी देगा। यह व्यक्ति जब कुछ बोलेगा तो अपनी संस्कृति और मर्यादा का ध्यान करके बोलेगा, बशर्ते भाग्य भाव दूसरे भाव में शुद्ध बैठा हो तो। भाग्य भावेश पिता को जन्म से ही धन संपत्ति के द्वारा, सम्मान के द्वारा प्रफुल्लित करेगा। अगर भाग्येश धन भाव में बैठा होगा तो इसकी वाक पटुता, इसकी वाक शैली आकर्षित करने वाली होगी। कहते हैं अच्छे नेत्र वाला, माने इसका देखना भी बढ़िया, चरित्र वाला, चरित्र भी बढ़िया, धर्मनिष्ठ। दूसरा घर चरित्र भी तो है, दूसरा घर एकाग्रता भी तो है। जब भाग्य भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठेगा तो इस व्यक्ति का जो प्रभाव होगा स्मृति का, एकाग्रता का, वह भी अतुलनीय कहा जा सकता है। दूसरे घर में होने से जातक को बोलने में विख्याति मिलती है, स्पीकर अच्छा हो सकता है। दूसरा भाव अगर पत्नी के लिए, जीवन साथी के लिए देखा जाए तो भी श्रेष्ठ है। अगर भाग्येश दूसरे घर में बैठा है तो पत्नी बड़ी सुंदर होगी, शीलवान व्यक्ति स्वयं होगा और धैर्य धारण करके बोलेगा, लिहाजा धनवान होगा, विद्वान होगा, सच अवश्य बोलेगा और पुण्य कर्म करने में, पवित्र कर्म करने में भी अग्रगण्य होगा। लिहाजा इस व्यक्ति का समाज सम्मान करता है। अच्छी संतान और शांति साधन में तत्पर, यानी शांत प्रिय प्रकृति। इस व्यक्ति के पास गाय, बैल, भैंस पहले के जमाने में होते थे, परंतु दुधारू पशु से माना जाता है। इसके पास होगा दुधारू पशु। ये जानवरों से चोट लगने से अंग विकृत होने का जरूर भय इसको होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस व्यक्ति को चार पाए वाले पशुओं से सचेत होकर के उनके निकट जाना चाहिए। भाग्येश दूसरे घर में हो तो राजनीति के स्तर पे चलने वाले लोगों के साथ भी इसका एक जोड़ होता है। ठीक है। भाग्य भाव का स्वामी तीसरे घर में हो तो भाग्येश अपने सप्तम भाव में जाकर के व्यक्ति से बल पराक्रम बुरा नहीं करवाएगा, अच्छा कर्म करवाएगा। ऐसे जातक को स्त्रियां बहुत पसंद करती है, लिहाजा कई बार इसके गुणों से प्रभावित होकर के
महिला वर्ग इसकी तरफ आकर्षित होती है। अगर ये महिलाओं से सचेत ना हुआ तो अनेक पत्नी वाला या अनेक पत्नी के साथ, अनेक स्त्रियों के साथ संबंध वाला बन सकता है। यह व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है, परंतु प्रायः स्त्रियां इस व्यक्ति से कभी कभार अत्यधिक मिलना चाहने के कारण भोगी बना सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। वेद के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति होगा, जो लिखा होगा उसी के अनुसार करेगा। अगर भाग्येश तृतीय स्थान पे होगा तो लिहाजा धर्मवान तो निश्चित है कि ये होगा, विद्वान भी होगा, मेडिटेशन, ध्यान, उपासना, देव पूजा समय पर करने वाला होगा। इसका मतलब है ये एक ऐसी आत्मा है जो विशिष्ट रूपेण पवित्र है और जीवन के उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि में आया। अगर भटके ना तो मोक्ष की गति भी इसे मिल सकती है। तृतीय स्थान से मृत्यु का भी देखा जाता है। इस व्यक्ति की मृत्यु सुधरती है भाग्य इस तीसरे घर में होने पर। तृतीय स्थानगत होने से भाग्येश व्यक्ति के मित्रों से, शिक्षकों से एक अच्छी तालमेल की स्थिति उत्पन्न करती है। तो भाग्येश तीसरे घर में होने पर जातक को इष्ट मित्रों से लाभ दिलाता है, भाई बंधुओं से लाभ दिलाता है। यह व्यक्ति भले ही लाभ न ले, लेकिन भाई बंधु इष्ट मित्रों को लाभ अवश्य में ही देता है। भाग्य और चतुर्थ केंद्र, भाग्य का स्वामी चतुर्थ भाव, मातृ भाव, वाहन भाव, केंद्र भाव में होने पर जातक को सचरित्रता, पितृ यानी माता पिता के साथ आदर और सेवा भाव से रहने वाला, जातक को पवित्र आचरण कराने वाला, जातक को पब्लिक से सम्मान और प्रेम दिलाने वाला होगा। और इस व्यक्ति को चतुर्थ में बैठा हुआ बृहस्पति भाग्येश फेमस करेगा पब्लिक में। और जमीन, संपत्ति, भूमि, मकान, संस्कारी, अच्छे रहन सहन वाला होगा। भाई बंधु, कुटुंबी, मित्र बंधु वर्ग इस व्यक्ति का उपकार मानेंगे। भाग्येश नवमेश अगर चतुर्थ में बैठा होगा तो परोपकारी तो होगा ही। ये व्यक्ति अपनी साधना, उपासना के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा जीवन को पवित्र करने वाला होगा। और विशेष तौर से ये राज्य मंत्री, सचिव, सेना आदि, पानी के जहाज इत्यादि में, शिप इत्यादि में विशेष तौर से कार्यरत पाया जाता है। इस प्रकार से अगर भाग्येश चतुर्थ में हुआ तो जन्म के उपरांत जातक के जो माता पिता होते हैं वो भी भाग्यशाली बन जाते हैं। भाग्येश की बहुत बड़ी महिमा है चतुर्थ स्थान पे, लिहाजा माता पिता इन सब के लिए ये बढ़िया फल देगा। अगर भाग्येश चौथे घर में है तो चौथा घर भूमि, संपत्ति, वाहन, इन सब चीजों का कर्तृत्व है। भाग्य भाव से नवम भाव, भाग्य का भाग्य नवम भाव, भाग्येश अगर पंचम भाव में बैठे लग्न से तो जातक को सुंदर बनाता है, यानी आकर्षक बनाता है। उसका व्यक्तित्व खिंचाव वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है। इस व्यक्ति के पुत्र अवश्य होंगे, और पुत्र होंगे तो धार्मिक होंगे, यशस्वी और बुद्धिमान होंगे, मूर्ख नहीं होंगे।
लिहाजा इस व्यक्ति की कीर्ति इसके पुत्रों से मिलती है, पुत्र भी इसकी कीर्ति को बढ़ाते हैं। गुरुजन क्या होते हैं, गुरुजनों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस व्यक्ति से सीखना चाहिए। अगर भाग्येश पंचम में होगा तो गुरुजनों की सेवा, देव पूजा, क्योंकि पंचम भाव देव पूजा उपासना है, इष्ट साधना है। तो इष्ट साधना, देव पूजा, उपासना, ज्योतिष विद, ज्योतिष में रुचि इत्यादि देता है। लिहाजा ये व्यक्ति सुशील होगा, शीलवान होगा, बुद्धिमान होगा, धैर्यशाली होगा। इसकी बात का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, विश्वास पात्र होगा लोगों का ये। प्रैक्टिकल देखिए आप, भाग्य का भाग्य नवम अर्थात पंचम स्थान, नवमेश पंचम में हो तो कई पीढ़ियां सुधार देता है ये व्यक्ति। भाग्य भाव का स्वामी अपने से दसम चला जाए, भाग्य से दसम, भाग्य का कर्म, चमत्कार देखिए, छठा घर लग्न से, भाग्य का कर्म है रोग, ऋण और शत्रु। अगर भाग्येश रोग, ऋण, शत्रु में चला जाए तो यह व्यक्ति रोग, ऋण, शत्रु को खत्म करेगा भाग्य के माध्यम से। अगर भाग्येश अच्छा हुआ तो, नहीं तो रोग, ऋण, शत्रु इसके भाग्य को बर्बाद कर देंगे। कर्जा, बीमारी, दुश्मन इसके भाग्य से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि छठा घर इन्हीं तीनों चीजों को देखा जाता है। बाकी रिश्तों में ननिहाल पक्ष का दर्शन किया जाता है। छठे घर में भाग्येश हो तो ननिहाल पक्ष से विशेष तौर से अच्छा होने पर लाभ होता है, धन संपत्ति, मामा मौसी, छोटे मामा मौसी से फायदा होगा। और जातक शत्रु के पास भी जाएगा तो विनम्र होकर के जाएगा। और प्राय अगर भाग्येश कमजोर हो गया छठे घर से तो जातक के जीवन में रोग रहेंगे, परेशानियां रहेंगी, धर्म को नहीं मानेगा, धर्महीनता। और ये व्यक्ति काम क्रीड़ा में पावरफुल नहीं होता, सेक्सुअल पॉइंट्स कहीं ना कहीं वीक होते हैं, इसलिए इस व्यक्ति में आंतरिक रोग, भोग योग से आंतरिक रोग हो सकते हैं। ये व्यक्ति स्त्री को संतुष्ट नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी ये निंदा का पात्र जरूर हो जाता है। सोने में इसकी, जब भाग्येश छठे घर में जाए तो इसे नींद बहुत आएगी, यानी ये व्यक्ति सोने वाला। और कभी कभी ये गाली गलौज बहुत करता है तो दुश्मन खड़ा कर लेता है। लिहाजा संसार में, व्यवहार में इस व्यक्ति की निंदा होने लगती है। भाग्य भाव से 11वां भाव यानी सप्तम घर जन्म कुंडली में भाग्येश सप्तम में बैठने से इस बात की सूचना मिलती है कि जातक की स्त्री आने के बाद जातक को भाग्यशील बनाएगी, स्त्री के माध्यम से भाग्यशील होगा। स्त्री हो या पुरुष, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री, और स्त्री हैं तो पुरुष के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा आफ्टर मैरिज। और आपका जीवन साथी चारित्रिक रूप से विशुद्ध, पवित्र होगा। आपका जीवन साथी जीवन के अवमूल्यन को समझने वाला, निष्ठा के साथ आप आपसी परामर्श सहयोग से चलने वाला, और खास तौर से इस व्यक्ति की पत्नी को झूठ नहीं पसंद होगा, जिसका भाग्य सप्तम में बैठा होगा। देखने सुनने में रूपवती होगी स्त्री, पुण्य कर्म में विश्वास रखने वाली होगी,
यानी लक्ष्मीमती, श्रीमती बताया जाता है, जिसका भाग्य 7वें घर में हो, उस व्यक्ति का विवाह के बाद निश्चित ही भाग्योदय होता है। इसलिए अगर भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा होगा तो जातक को कहीं न कहीं स्त्री पक्ष से विशिष्ट सुख देने वाला होगा। भाग्य भाव अपने से 12वें घर में बैठा हो, यानी 8वें घर में बैठा हो, व्यक्ति खर्चा बहुत करेगा, घूमने वाला बहुत होगा, अकारण घूमने वाला होगा, और यह व्यक्ति जीव हिंसक भी पाया जाता है, क्रोधी होता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो जातक की स्त्री के द्वारा भी जातक को दुख होता है, घर बार से हीन। क्यों? क्योंकि 8वां घर मृत शमशान स्थान है। भाग्य शमशान में चला गया माने उसका जीवन में शून्यता आ गई। घर भाई बंधु कुछ सहयोग नहीं करेंगे, सच तो यही है ना। अब इस सच को सुनकर के आपको धैर्य रखना होगा, अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए उपचार करना होगा। हाँ, एक चीज है कि ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर आध्यात्मिक चिंतन से सुख मिलता है। भाग्येश अष्टम में हो तो ऐसे व्यक्ति एकाग्र रह करके ध्यान उपासना से स्वयं को शांत कर सकते हैं। अन्यथा अगर इनको साधु कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, त्यागी कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, या स्वयं त्याग दें तब तो ठीक, नहीं तो संसार इनको त्याग देगा। लोगों की रुचि इनके साथ बैठ करके नहीं मिलेगी, लोग इस व्यक्ति से किनारा कटेंगे। अगर पुण्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो व्यक्ति में अध्यात्म होगा, और नहीं तो क्रूर, पुण्यवर्जित, सत्संग रहित, बुरे कर्म करने वाला, पाप ग्रह होने से जातक को नपुंसकता मिलती है, क्योंकि यह व्यक्ति अधिक काम क्रीड़ा का चिंतन करते करते वीर्य की हानि कर लेता है, लिहाजा नपुंसकता आ जाती है। भाग्य भाव का स्वामी यदि आपका नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठा है तो नवम भाव में बैठने से जातक के भाई बंधुओं का वर्ग जातक से जोड़ जरूर रखेगा। बिना जातक के सलाह से भाई बंधु कोई कार्य नहीं करेंगे, और यह व्यक्ति अपने भाई बंधुओं से जुड़ा हुआ रह करके चलेगा, जमीन से जुड़कर चलेगा। इसलिए इस व्यक्ति के पास अपने भाई बंधुओं के कारण भी एक पावर होगी, सामर्थ्य होगी, देने की प्रवृत्ति होगी, मांगने की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए इसको दानी कहा जा सकता है। देव उपासना, गुरु उपासना, गुरु भक्ति, ये सब इस व्यक्ति में होंगे। ध्यान परक जीवन शैली होगी, समाधि का सुख इस व्यक्ति को मिलेगा, साधु से भी होगा, और विशेषकर संत लोग इस पर बड़ी कृपा रखते हैं। नवम घर में नवम घर का स्वामी उच्च का हो तो सदगति भी देता है, लेकिन ये एक बात है कि यह व्यक्ति अपने परिवार यानी कलत्र से, पत्नी से, जीवन साथी से आसक्त रहता है, प्रेम आसक्त रहता है, बंधा रहता है स्नेह में। झगड़े लड़ाई में इस व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होती है, अरुचि होती है। झगड़े लड़ाइयों को परे करता है, एक किनारा करके चलता है, बस सबके साथ एक प्रेम का दीप जलाने का जरूर इसका इरादा होता है। लिहाजा इस व्यक्ति को स्वजन प्रेमी कहा जाए, संसार में इसको साधु कहा जाए तो बुरा नहीं है।
देखने सुनने में भी अच्छा लगेगा। और इस व्यक्ति के पास पुण्य रूपी धन तो होगा ही, संसार के प्रत्येक वस्तुओं का सुख भी इसको मिलेगा, बशर्ते भाग्य भाव को बिगाड़ने वाली कोई दृष्टि ना हो। कुंडली में हमेशा दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में होकर भाग्य में होकर आदमी को भाग्यशाली बनाएगा। और अगर भाग्य से दूसरा घर यानी लग्न से दसम घर में भाग्य जाएगा तो दसम घर पिता है, दसम घर कर्म है। दसम घर में होने पर जातक धातुओं से, वस्त्रों से, चमकीले पदार्थों से युक्त जीवन जीता है और इसकी चमक भी होती है। इसलिए इस व्यक्ति को राज्य कर्मकर्ता कहा जाता है। ऐसे लोग अगर चुनाव इत्यादि में जाएं तो विजयी होते हैं और इस व्यक्ति को राजनीति से धन प्राप्ति होती है। राजनीति धर्म ख्याति दिलाती है इस व्यक्ति को, और ये व्यक्ति अपने माँ का सेवी होता है, माँ की वाणी मानकर चलता है। कर्म पारायण कहा जाए तो बुरा नहीं है, कर्म पारायण जैसे कर्म करना चाहिए ये करता है। सत्य धर्मशील व्यक्ति अगर शुभ है दसम स्थान पर तो इसके अंदर क्रोध नहीं होगा, सौम्यता होगी, सहिष्णुता होगी, शीलता होगी, पितृ सुख से युक्त होगा। ये व्यक्ति मंत्री अथवा सेना का उच्च पदाधिकारी बनता है। वाक चतुर, हाजिर जवाब जिसे कहते हैं, 1 मिनट में इसको बात का उत्तर देना आता है और युक्त को कोई नाराज भी नहीं होगा और इस व्यक्ति से आकर्षित भी होंगे लोग। ठीक समय पर ये आदमी निर्णय लेने की क्षमता रखता है। सच बताऊं तो ऐसे लोग न्यायाधीश बने और बनते हैं। नीति शास्त्र कुशल नहीं होंगे तो राजनेता कैसे बनेंगे, मंत्री कैसे बनेंगे। इसलिए प्रसिद्धि भी इनको मिलती है। भाग्य भाव का स्वामी कर्म में होगा तो प्रसिद्धि देगा। और 11वें घर अर्थात भाग्य का पुरुषार्थ पराक्रम तीसरा 11वां घर। 11वां घर क्या है? अपने से उच्च अधिकारियों का है, अपने से उच्च मित्रों का है। तो उच्च मित्र, राज्य अनुग्रह यानी कि गवर्नमेंट से इसको लाभ इत्यादि दिलाया अगर भाग्येश 11वें घर में बैठा होगा तो। भाग्येश 11वें घर में होने पर व्यक्ति को सदैव अपने बड़े भाई के साथ प्रेम से, आदर से, सम्मान करके लाभ लेना चाहिए। बड़े भाई का आदर करने से इस व्यक्ति को भाग्य में बहुत सहारा मिलता है। धर्म परायण, धर्मशीलता के साथ साथ इस व्यक्ति में धन आता है और ये व्यक्ति पाप और बुराई करके किसी से कुछ लेना भी नहीं चाहता। इसलिए इसे लोग बोलते हैं भाई पुण्य कर्मा है। ये व्यक्ति किसी को मदद करने में पीछे नहीं रहता, सहायता करने वाला है, इसलिए फेमस होता है व्यक्ति। दान में फेमस होता है, स्नेह में फेमस होता है, धैर्य में फेमस होता है, एकाग्रता से फेमस होता है, यानी शिष्ट कर्मों से फेमस होता है। भाग्येश 11वें घर में नोट कर लिए, इस पॉइंट को देखा गया है ऐसा। अगर भाग्य भाव का मालिक 12वें घर में चला जाए, 12वां घर क्षय व्यय नुकसान करता है। भाग्येश अगर किसी का 12वें घर में है तो उस व्यक्ति को हमेशा यज्ञ कर्म, दान कर्म में रुचि रखना चाहिए, नहीं तो इसका नुकसान होगा। क्या? भाग्येश नुकसान में बैठा है, अच्छे कर्म में करेगा तो दान धर्म बन जाएगा, बुराई में जाएगा तो विनाश बन जाएगा।
धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग, विनाश। तो अगर ये दान करता है तो वो अच्छा बन जाएगा, और अपने आप जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। द्वादश स्थानगत होने से जातक सुंदर विद्वान तो होगा, विदेश में रहकर सम्मान ख्याति इसकी ज्यादा मिलेगी। अगर पापग्रह है 12वें घर में तो मंद बुद्धि और धूर्त प्रकृति में भी इस व्यक्ति को लोग अग्रणी मानेंगे। 12वें घर में भाग्य का स्वामी होना अनीति, अनियमितता, व्यर्थ का व्यय, क्षय, ऋण, परेशानियां देगा। इसलिए इस व्यक्ति को जब 12वें घर में भाग्येश हो तो अपने परिवारजनों से, गुरुजनों से सलाह करके कर्म करने से आदर्शवादी जीवन प्राप्त होता है। इस तरह से भाग्य का 12 घरों में ये प्रभाव आपके सामने हमने रखा। अगले वीडियो में हम कर्म भाव के स्वामी की 12 घरों में चर्चा देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ लेते हैं हम आपसे विदा। निवेदन करेंगे अगला वीडियो जरूर देखेंगे। नमस्कार, जय कृष्ण।